हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक अग्रवाल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एट एन अकेडमी। और लेकर आया हूं मैं एक और धमाकेदार, एक और धमाकेदार सेशन आपके पसंदीदा चैनल एन अकेडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स पर। और यह सेशन एक्सक्लूसिवली होने जा रहा है क्लास 10th के लर्नर्स के लिए। तो भैया जितने भी क्लास 10th के लर्नर्स है जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि टर्म 1 की एग्जाम जो है वो बहुत करीब आ चुकी है। अब टर्म 1 की एग्जाम में अगर मोटे रूप से देखें तो 20 से 25 दिन मात्र बचे हुए हैं तुम्हारी तैयारी के लिए। और अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें इस बार टर्म 1 एग्जाम में आग लगानी है, इस बार भाई साहब टर्म 1 एग्जाम को फोड़कर आना है, तो अब से अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स पर लगातार वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। पुराने जितने भी वीडियोस तुम्हारे छूटे हुए उन सबकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनने वाली है, और आने वाले वीडियोस को भी आप कंसिस्टेंट लेवल पर देख सकेंगे। इसका कसम खाकर अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि कंसिस्टेंटली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे और आप वीडियो को फॉलो भी करें। क्योंकि अब जो प्रिपरेशन स्टार्ट होगी वो आपके टर्म 1 ओरिएंटेड होगी। पूरी प्रिपरेशन, चाहे हम लोग एमसीक्यूज की बात करें, चाहे हम लोग केस बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन की बात करें, चाहे हम वन शॉट रिवीजन की बात करें, अब ये जो सारी चीजें होंगी ये आपके टर्म 1 एग्जाम को ध्यान में रखकर होगी। और अगर आप इन वीडियोस को कंसिस्टेंटली फॉलो करते तो काउंट ऑन मी, टर्म 1 एग्जाम में आपको 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। काउंट ऑन मी, 100% आप स्कोर कर लोगे। और उन्हीं सेशन में आज ये एक सेशन है जो आपके सामने होने जा रहा है, जिसमें हम केस बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे केस बेस्ड प्रॉब्लम्स की। और मैं कुछ केस बेस्ड प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं। अब केस बेस्ड प्रॉब्लम के साथ होता क्या है कि पहले बात तो हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केस बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है। पहले तो हम लोगों ने ये सोचा था कि सिंपल एमसीक्यू आएंगे, ज्यादा हुआ तो असर्शन रीजन आ जाएंगे। लेकिन जब सीबीएसई ने अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू किया तो इवन एज एन एजुकेटर हम भी शॉक्ड हो गए, हम भी भाई सरप्राइज हो गए कि यार ये क्या चीज हथौड़ा मार दिया सीबीएसई ने, कि केस बेस्ड प्रॉब्लम भी देंगे। और इनकी प्रैक्टिस अनअकैडमी की जिम्मेदारी है, अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स के एजुकेटर की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह आपकी तैयारी के लिए कराया जा रहा है। और यही सेशन में मैं आपको केस बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ एक सेशन होगा जिसमें केस बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस होंगे, आगे और भी सेशन में हम लोग केस बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिसकी वजह से आज मैं तुमसे कनेक्टेड हूं और तुम मुझसे कनेक्टेड हो, यानी कि अनअकैडमी की। और यूनिक फीचर है, यूएसपी है अनअकैडमी का, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो एक डेडिकेटेड कोर्स है, जो एक डेडिकेटेड, जहां पर आपको एक बैच मिलता है, टॉप एजुकेटर की क्लास अटेंड करने को मिलता है एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद स्कूल एग्जाम या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप दोनों में झंडे गाड़ सकते हो, दोनों को एस कर सकते हो। एंड अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलने वाला है। यू विल गेट अ फ्लैट ऑफ 10% ऑफ बाय अप्लाइंग माई कोड, दैट इज अभी S10। सिर्फ अभी S10 आपको कोड लगाना है एंड यू विल गेट फ्लैट ऑफ 10% ऑफ। अभी S10, बस ये कोड आपको लगाना है, ये कोड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एक और कोड लगा सकते हो विच इज AG10। वैसे मैं AG10 रिकमेंड नहीं करता काफी स्टूडेंट्स को, क्योंकि फिर ये बात हो जाती है कि सर आग लगाकर आनी है, बोले सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आग लगा देना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। फिर वो अनअकैडमी मेरे से पूछेगा सर बच्चों को आग लगाने का क्यों बोल रहा हो, फिर मेरे को समझाना पड़ेगा भैया मेरा कोड है A फॉर अभिषेक, AG फॉर अग्रवाल और 10, क्योंकि आपको मिनिमम 10% का डिस्काउंट तो यहां पर मिलने वाला है। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो ये आपके सब्सक्रिप्शन के फायदे हैं जो यहां पर आपको मिलने वाले। इसके आगे चर्चा करते हैं हम लोग अनअकैडमी के कोर्स के बारे में और बग्स बाउंटी के बारे में। तो वो मैं बताता हूं आपको यहां पर। बग्स बाउंटी क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वीडियो इनएप्रोप्रिएट है या कोई कंटेंट उसमें गलत बताया जा रहा है या कुछ वीडियो में टेक्निकल ग्लिच आया है जो आना नहीं चाहिए, तो अब आप अनअकैडमी पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो भैया मतलब आप मार्ट साहब की चाबी जो है वो तुम लोगों के हाथ में है कि अगर तुम्हें लगता है कोई कंटेंट गलत पढ़ा रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट गलत बता रहा है, कंसेप्चुअल पार्ट गलत बता रहा है, फैक्चुअल पार्ट गलत बता रहा है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो इसको रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर
पहला रिपोर्ट करोगे, मतलब इफ यू आर द फर्स्ट वन जिसने रिपोर्ट किया और वेरिफिकेशन करने पर वो सही भी पाया गया, तो बहुत सारे प्राइजेस मिल सकते हैं आपको, बहुत सारे प्राइजेस आप यहां से जीत सकते हो। और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आपको भरना है, बग्स बाउंटी में आपको सारी डिटेल देनी है, वेरीफाई करने पर आपको बहुत सारे प्राइजेस यहां पर मिल जाएंगे। देन कम्स दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पर आपको एक डेडिकेटेड बैच मिलता है, एक टॉप एजुकेटर की क्लासेस आपको अटेंड करने को मिलती है, जो बड़े शहरों के, कोटा शहरों के, मुंबई, दिल्ली, वहां के जो बड़े इंस्टीट्यूट से, जिनसे कभी सपना लगता था कि काश हम इनसे पढ़ पाते, लेकिन अब आप इनसे बिल्कुल पढ़ सकते हो। अनअकैडमी पर हैसल फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, घर बैठे आपको कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फिर मोबाइल से क्लासेस अटेंड करनी है, जहां आपको टॉप एजुकेटर का बैच मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे एंड लाइव टेस्ट सीरीज, जहां पर आप रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हो कि लाइक अगर अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, अभी आप एनटीएससी दो, अभी आप ओलंपियाड दो, तो क्या रैंक आपकी आ सकती है ऑल इंडिया लेवल पर, यह आप लाइव टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके देख सकते हो। बात करें इसके सब्सक्रिप्शन की, कितना कॉस्टली है ये, तो इससे महंगा तो आपके स्कूल बस की फीस होती है भाई, ये स्कूल बस की फीस से भी सस्ता है। क्योंकि अगर तुम देखो 36 मंथ्स के कोर्स की अगर मैं बात करूं, 36 मंथ का जो कोर्स है वो 800 रुपए पर मंथ पे मिल रहा है, 28,800 रुपीज पर। सिर्फ कोड एक लगाना है आपको इस प्राइस को पाने के लिए, वो है अभी S10। आप अभी S10 भी लगा सकते हो और आग 10 भी लगा सकते हो, कोई सा भी कोड लगा सकते हो, दोनों कोड पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी मैं बात बताना चाहता हूं, जहां पर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, यानी कि तुम्हारी एकेडमिक समस्याओं के साथ साथ अगर नॉन एकेडमिक समस्याएं भी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठते नींद आ जाती है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम को बैलेंस कैसे करूं, क्या स्ट्रेटेजी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो सकता है, सर टाइम टेबल तो बना लेता हूं बट टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता, अगर ये सारी समस्या है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो होगा, यहां पर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, लाइक यहां पर एक एजुकेटर होंगे, वो आपको पर्सनलाइज टीचिंग देंगे, कस्टमाइज टीचिंग देंगे। जैसे होम ट्यूशन में मिलता है ना, तुमको एक ट्यूटर आता है और घर पे बिल्कुल आइसोलेशन में पढ़ाता है, वो पर्सनल मेंटरशिप आपको यहां पर मिलेगी। आपके लिए एजुकेटर स्ट्रैटेजी बनाकर देंगे, आपको टाइम टेबल फॉलो करना बताएंगे कि कैसे फॉलो करना है, सुबह जल्दी कैसे उठना है, रात में जल्दी कैसे सोना है, रिवीजन कब करना चाहिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको आइकॉनिक में मिलेगी। एजुकेटर की पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी वीकली रिपोर्ट तैयार होगी, यानी कि हर हफ्ते आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा कि पिछले हफ्ते आपका क्या परफॉर्म था, इस हफ्ते क्या है, आने वाले हफ्ते में कैसे परफॉर्मेंस सुधार सकते हो। और ये सब मिलेगा आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, मतलब तुम कॉस्ट कंपैरिजन कर लो तो ऑफलाइन की फीस इससे 3 गुना 4 गुना महंगी होती है और इतने सारे फीचर्स भी नहीं होते। 3 महीने के कोर्स की बात करें, 36 मंथ्स के कोर्स की, तो 66,000 है, मंथली डिवाइड करो तो 1833 रुपए पर मंथ आता है। बट इसमें भी अगर तुमने मेरा कोड लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, अभी S10 या फिर आग 10 कोई भी कोड लगाएंगे, 36 मंथ्स का यही कोर्स 1650 रुपए पे पड़ेगा, जो कि 59,400 की कॉस्टिंग पर आ जाएगा। 59,400 मतलब इससे सस्ता तो कुछ है ही नहीं भाई। और इसमें भी अगर तुम चाहो तो पार्ट पेमेंट कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक बार में कॉस्ट नहीं दे सकते, जीरो कॉस्ट EMI अवेल ऑप्शन करो, अभी अनअकैडमी एक्सपर्ट से बात करो और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आप उसको मंथली डिस्ट्रीब्यूट करके मंथली पे कर सकते हो। तो मंथली जैसे आप स्कूल की फीस देते हो, ट्यूशन की फीस देते हो, वैसे आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की फीस भी मंथली दे सकते हो। इसके लिए अनअकैडमी एक्सपर्ट से आज ही बात करें। एंड इफ यू वांट टू अर्न दिस, कि लाइक तुमने सोच लिया कि नहीं मेरे को तो पैसा खर्च करना ही नहीं है, मैं अर्न करना चाहता हूं, तो फिर किस बात का वेट कर रहे हो, फिर आ जाओ इमर्ज के लिए। हालांकि यहां पर अभी जो है वो आपका CBSE टर्म 1 के लिए एग्जाम हो रहा है, पूरा प्रैक्टिस सेशन है CBSE टर्म 1 का, जहां पर आपको फ्री लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे एवरी वीक, लाइक हर सैटरडे और संडे यहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो बिल्कुल फीड कर लो सैटरडे एंड संडे, ये 11 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हर सैटरडे और संडे आपको टर्म 1 के लिए, क्योंकि टर्म 1 एग्जाम करीब आ रही है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे। तो जो इमर्ज हो रहा है वो एकदम फ्री लाइव मॉक टेस्ट होगा, जिसके बाद आपकी एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी, लाइक किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया, इस क्वेश्चन का आइडल टाइम क्या होना चाहिए था सॉल्व करने के लिए, क्या आपने सोचा और क्या लॉजिकल सोचना चाहिए था आपको, यह डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगी। CBSE के गाइडलाइंस के अधीन है, मतलब जो भी CBSE का पैटर्न है उसी को बिल्कुल फॉलो करके पेपर बनाए। वीडियो सॉल्यूशन बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स, ऑल इंडिया रैंक डेवलप होगी और यह आपको सब कुछ मिलेगा इमर्ज में।
इमर्ज के लिए अगर आप देखें क्लास 10th के लिए मैथ्स और साइंस का एग्जाम होगा, जो कि अब सितंबर 11 से स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट है। इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल चांस होगा यहां से कि आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हो। तो बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ एनरोल करना है आपको यहां पर ऐप पर जाकर, और वो कोड मांगेगा कि किस एडुकेटर के अंडर आपको इसको एनरोल करना है इस एग्जाम के लिए। तो आपको कोड तो पता ही है, एक ही कोड है, विच इज अभी S10। अभी S10 लगाना है और आपको अनअकैडमी इमर्ज के लिए अपने आप को एनरोल करना है। इसी के साथ अनअकैडमी इमर्ज के बाद आपको मिलता है टर्म 1 फाइनल में अनअकैडमी इमर्ज के साथ लाइव मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। नेक्स्ट डेट विल बी 18 सितंबर जो कि सैटरडे होगा, एंड 19 सितंबर जो कि संडे होगा। क्लास 10th का साइंस का एग्जाम होगा और मैथ्स का एग्जाम होगा, टाइमिंग बिल्कुल। देन वी हैव अनअकैडमी कॉम्बैट। कॉम्बैट जो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए कि तो अगर आपके जूनियर से या कोई 9th क्लास का लर्नर है तो आप उसको अनअकैडमी कॉम्बैट बता सकते हो, जहां पर वो इस स्कॉलरशिप को जीत सकते। अनअकैडमी कॉम्बैट में क्या होने वाला है कि यहां पर भी वर्थ 1 करोड़ रुपीस तक की स्कॉलरशिप है। टेस्ट 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। 30 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे, और सुबह 11 बजे ये एग्जाम होने वाला है। तो सुबह 11 बजे आपको ये एग्जाम मिलने वाला है अनअकैडमी कॉम्बैट का। मूविंग अहेड, अब आते हैं हम लोग सबसे मुद्दे की बात करने, जो कि है क्लास 10th के लिए केस बेस्ड प्रॉब्लम्स को, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो जो केस स्टडी होती है उसमें होता क्या है, ये अंग्रेजी के बिल्कुल अनसीन पैसेज जैसा है। वो जैसे अंग्रेजी के एग्जाम में होता था ना कि एक पैसेज आता था, उसको पढ़ना पड़ता था और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस उसके बाद दिए जाते थे, फिर आंसर करना था। लेकिन है तो वैसे ही, लेकिन उससे अलग है वो इस बात में है कि अंग्रेजी के उस अनसीन पैसेज में आंसर उसी पैसेज में छुपे होते थे। मतलब आंसर जो है वो उसी पैसेज में तुम्हें दिया जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जिसका पैसेज में सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी होती है और उन शॉर्ट स्टोरी पर आपको वो क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं। बट देन केमिस्ट्री में वो चीज, या साइंस में अगर हम बात करें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे अलग है, कि इसमें जो थ्योरी होगी वो किसी टॉपिक की होगी। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन अगर आप बात कर लो तो हो सकता है कि केस बेस्ड प्रॉब्लम में आपको पूरा रेडॉक्स रिएक्शन समझाए, जो पैसेज आएगा उसमें पूरा रेडॉक्स रिएक्शन समझाएंगे कि भैया रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर रिडॉक्स क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, और फिर इस थ्योरी को समझाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आपको डायरेक्ट आंसर पैसेज में नहीं मिलेगा। पैसेज में बस यह पता चल जाएगा कि अच्छा आने वाले क्वेश्चंस किस पर बेस्ड हो सकते हैं, किस टॉपिक पर आ सकते हैं, किस पर क्या पूछा जा सकता है। तो यह चीज आपको पैसेज से हिंट मिलेगी। प्रैक्टिस करते हैं, आइए देखते हैं। पहला आपको अनसीन पैसेज जो केस स्टडी दिया हुआ है, सॉरी उसको केस स्टडी कहना चाहिए। तो पहला जो केस स्टडी दिया हुआ है इस पर हम चर्चा करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का ही है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज, अगर मैं इस केस स्टडी को समझूं यहां पर तो इसमें लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। हमें पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ में रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। अब हमें पता है ऑक्सीडेशन जहां पर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन का निकलना हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का निकलना हो रहा हो, यह सब ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन की बात करें तो जहां पर ऑक्सीजन निकल रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, यह सब रिडक्शन का पार्ट है। तो देखते हैं, अ रेडॉक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ टू हाफ रिएक्शंस। टू हाफ रिएक्शंस, एक है रिडक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। इन द फर्स्ट हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड इन द सेकेंड हाफ रिएक्शन रिडक्शन अकर्स. Oxidation is a process in which substance loses electrons, and in reduction, substances gain electrons. So in reduction, substances gain electrons. तो ये basically उन्होंने बनाया है। अब आगे बात करें, the substance which gain electron is reduced and act as an oxidizing agent. तो वो substance जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, और जो खुद को रिड्यूस करेगा वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इस मुद्दे को समझना, क्योंकि बच्चे यहीं सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। जैसे मान लो मैं एक सब्सटेंस हूं और मैंने बोला यार मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। मैंने किसी से बोला भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो उससे लेकर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। मैंने क्या किया? मैंने किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को गेन करा। तो एक बात तय, मैंने खुद को रिड्यूस करा, मतलब मैं खुद को रिड्यूस कर रहा हूं।
मतलब मैं खुद को रिड्यूस कर रहा हूं, मेरा रिडक्शन हो रहा है। लेकिन इस रिडक्शन में मैं किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। भैया मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए ना, तो उसके पास से तो इलेक्ट्रॉन का लॉस मैंने करवा दिया। वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि मैंने ले लिए तो उसके पास से तो लॉस हो गया ना मेरी वजह से। तो मैंने खुद को तो रिड्यूस करा, लेकिन किसी और से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दिए, तो उसका मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया। मैंने उसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। और मेरा नाम वही होगा जो काम मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं। मेरा नाम वही होगा जो काम मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं। तो दूसरे को मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, तो दूसरे के लिए मैं हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं खुद को रिड्यूस कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरे को क्योंकि ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, तो मेरा नाम जो आएगा वो मैं दूसरों के साथ क्या करता हूं इस पर आएगा। तो मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो एजेंट वर्ड आते हैं ना, ये वो वाला काम करते हैं जो वो दूसरों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते। जैसे प्रॉपर्टी एजेंट तुमने सुना होगा, भाई प्रॉपर्टी बिकवाने खरीदवाने का काम करता है। किसके लिए? खुद के लिए। खुद बहुत प्रॉपर्टी खरीदता बेचता है? नहीं, दूसरों को खरीदता और बिकवाता है, दूसरों के लिए वो काम करता है, इसलिए वो प्रॉपर्टी एजेंट हो गया। उसी प्रकार मैंने अगर अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, तो मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा और खुद उसका ऑपोजिट काम करूंगा, तो मैं खुद रिड्यूस करूंगा। तो सिंपल शब्दों में अगर हम देखें, तो जो खुद रिड्यूस करता है, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस करता है, खुद रिड्यूस होता है कहना चाहिए, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्योंकि ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस करेगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं एक सब्सटेंस हूं और मैंने तय कर लिया कि मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, मैंने बोल दिया भैया मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, तो मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, तो मेरा हो गया ऑक्सीडेशन, मेरा हो गया ऑक्सीडेशन, मैं खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। लेकिन अब मैंने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो कहां गए? क्या डस्टबिन में फेंक दिया? ऐसा थोड़ी ना अपन डस्टबिन में फेंक देंगे भाई, डस्टबिन में नहीं फेंका, अपन ने किसी को दे दिया होगा। मान लो कोई मिस्टर एक्स खड़े, मैंने मिस्टर एक्स को बोला तुम 2 इलेक्ट्रॉन ले लो मेरे से, तो मैंने इलेक्ट्रॉन खुद के अंदर से निकाले तो खुद का ऑक्सीडेशन किया, लेकिन मिस्टर एक्स ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो मिस्टर एक्स का मैंने क्या कर दिया? रिडक्शन। मतलब मिस्टर एक्स भाई साहब रिड्यूस हो चुके हैं, और एक्स भाई साहब जो रिड्यूस हो चुके हैं उसके पीछे की वजह कौन है? उसके पीछे की वजह मैं हूं, मेरी वजह से रिड्यूस हुए। तो एक्स को रिड्यूस कराने के पीछे मेरा हाथ है, तो एक्स को रिड्यूस कराने के पीछे चूंकि मेरा हाथ है, तो मैं एक्स के लिए मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो भैया एक्स के लिए मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और मैं खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं इस दौरान। तो जब मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा, जब मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा, या कोई भी सब्सटेंस खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा, और जब वो किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा, तो वो बन जाएगा क्या? एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा? एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया एक रिड्यूस्ड जो खुद को करे वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो खुद को ऑक्सीडाइज करे वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो काम खुद के साथ कर रहे हो उसके ऑपोजिट वाला नाम अपने ऊपर ले आओ। मैं खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि मैं किसी और को रिड्यूस कर रहा हूं। मैं खुद को रिड्यूस कर रहा हूं, तो फिर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि मैं किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। कंसेप्ट क्लियर है? यही इस केस स्टडी में बताया गया, यही वो केस स्टडी है, इसी में यह चीज बताई गई है, और इसी पर आपको सवाल आएगा। So, on the other hand, अभी अपन आगे चलते हैं। On the other hand, a substance which loses electrons is oxidized and act as a reducing agent. तो ये सारी हम चर्चा कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? अब ये तो तुमको एक थ्योरी बता दी, पूरी थ्योरी समझा दी, रिडॉक्स क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अब सीधे क्वेश्चन आएगा कि फलानी रिएक्शन दे देंगे, और फलानी रिएक्शन में तुम्हें बताना है कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है
या कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, या कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कौन सी चीज रिड्यूसिंग एजेंट है। बस तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं बताना पूरा। मेरे को नहीं पता आगे क्या सवाल है, हालांकि पीपीटी मैंने ही बताई है, लेकिन अभी मेरे को ध्यान नहीं कि आगे क्या सवाल है। लेकिन सवाल यही होगा कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? तो अब उन सवाल को देखते हैं, लेकिन उन सवाल को देखने से पहले एक चीज और समझना कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम प्रोडक्ट तरफ देखना ही मत। मतलब जो रिएक्शन तुम्हें दी जाएगी ना, जिसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन रिएक्शन में प्रोडक्ट तरफ देखना ही मत कि क्या है, सिर्फ रिएक्टेंट तरफ देखना, क्योंकि जो रिएक्टेंट होंगे उन्हीं में आंसर होगा तुम्हारा। प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो भाई साहब घटना होने के बाद बने हैं, प्रोडक्ट तो रिएक्शन होने के बाद बने। तो प्रोडक्ट थोड़ी ना कोई ऑक्सीडाइज कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है, या प्रोडक्ट थोड़ी ना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, वो तो कोई रिएक्टेंट ही होगा जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, वो कोई रिएक्टेंट ही होगा। तो आंसर रिएक्टेंट में ही होगा। यह बात ऊपर सितारा बना के चमका लो, सितारा बना के चमका लो। समझते हो ना? जिस कॉपी में तुम नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे तो बनाना चालू कर दो भैया। केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम सही है, काम के हैं और आएंगे पेपर में, तो बिल्कुल नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और ऊपर जो मार्जिन दिया जाता है हेडलाइन पर, वो हेडिंग लिखने के लिए, उस पर एक सितारा चमकाओ और ये बात लिखो कि जब भी रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन आए और अगर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना हो इन टर्म्स ऑफ which is getting oxidized or which is getting reduced or which is a oxidizing agent or which is a reducing agent, तो हमेशा रिएक्टेंट तरफ ही ध्यान रखना है, प्रोडक्ट तरफ देखना ही नहीं है साहब। वो जैसे घोड़े के आगे पट्टा बांध देते हैं ना टांगे में, कि कहीं और नहीं देखोगे, बिल्कुल सीधा देखोगे, तो तुम्हें सिर्फ रिएक्टेंट तरफ देखना, प्रोडक्ट तरफ देखना ही नहीं है। ऑप्शन में भ्रमित करने के लिए प्रोडक्ट वाले आंसर भी दिए होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, मतलब मत देखना। दो ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे ही कट गए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन देखते फिर और चर्चा करते हैं। पहले तुम इस केस स्टडी का एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले उसका। ओके, नाउ चलते हैं आगे। तो फिर अगली स्लाइड पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया भाई साहब इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले तो लल्लू क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, रेडॉक्स रिएक्शन हमसे पूछी है। हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। अब तुम देखोगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO प्लस CO2 में टूट रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, उसको आप थर्मली डीकंपोज कर रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो ये तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई। तो दिस विल नॉट बी अ पार्ट, दिस विल नॉट बी अ पार्ट, तो ये आपका पहला पार्ट नहीं हो सकता। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अब देखो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन को ऐड कर रहा है और क्लोरीन भी हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है और बना रहा है 2HCl। तो पहले देखो, क्लोरीन आंटी अपने जीवन में तन्हा थी तुम्हारी तरह, क्लोरीन आंटी अपने जीवन में बिल्कुल तन्हा थी भाई तुम्हारी तरह, तो ये बड़ी परेशान थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इनके जीवन में हाइड्रोजन आ गया और दोनों ने मिलकर जोड़ी बनाकर HCl बना लिया, दोनों की जोड़ी बन गई और HCl बन गया। तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ऐड किया, क्लोरीन ने चूंकि हाइड्रोजन को ऐड किया तो ये HCl बन गया। तो हम कहेंगे क्लोरीन ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। तो मतलब आप कह सकते हो कि क्लोरीन आंटी ने खुद को यहां पर रिड्यूस किया, क्लोरीन आंटी ने खुद को यहां पर रिड्यूस किया। और अब हमें यह भी पता है कि भैया ये जो रिडक्शन है ये अकेला नहीं हो सकता, ये जो रिडक्शन है ये कभी भी इंडिविजुअल अकेला नहीं होगा, क्योंकि इसकी जोड़ीदार ऑक्सीडेशन भी होगा, क्योंकि अगर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, ये कंपलसरी बात है। तो फिर ऑक्सीडेशन भी होगा, किसका हुआ होगा, जाहिर सी बात है अब एक ही चीज बची है तो उसका हुआ होगा। अब क्यों हुआ होगा वो भी देख लो। हाइड्रोजन अपने जीवन में तन्हा था, जब वो रिएक्टेंट तरफ था तो हाइड्रोजन भी अपने जीवन में तन्हा था, लेकिन फिर इसके जीवन में क्लोरीन आंटी आ गई
और क्लोरीन एंटी आ गई तो दोनों ने मिलकर HCl बना लिया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका मतलब यह हो गया कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन को ऐड करा, और क्लोरीन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो ऑक्सीजन का परिवार, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो भले ऑक्सीजन को ऐड नहीं कर रहा, लेकिन ऑक्सीजन जैसे उसके परिवार में से किसी को तो ऐड कर रहा है। तो भैया ये भी क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन को ऐड करे ऑक्सीजन को ऐड करे बात एक ही है। तो ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो यहां पर ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गई कौन सी, बोलो रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो ये कंप्लीट हो गई कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, सिंपल। तो यहां पर जो रिएक्शन बन रही है वो रिएक्शन होगी रिडॉक्स रिएक्शन। दिस विल बी अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पर बात समझ में आ गई। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर हो सकता है, बट लेट्स सी आगे चलकर देखते हैं कि क्या एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। वैसे एक से ज्यादा आएंगे नहीं, बट फिर भी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें एक से ज्यादा आंसर भी हो। नाउ वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस H2। अब ये तो देखो क्लियर दिख रहा है, मोर और लेस इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैल्शियम अंकल हाइड्रोजन को लात मार रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो भैया हाइड्रोजन को लात मार दी, हाइड्रोजन ने भी बदला लिया, फैजल थे, बाप का दादा का सबका बदला लिया, कैल्शियम की जगह पर जाकर चुपचाप ऑक्सीजन के साथ लग गया। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ लगा तो वाटर बन गया, और कैल्शियम जब हाइड्रोजन के हटाकर क्लोरीन के साथ लगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स नहीं होगी, तो ये भी रिडॉक्स नहीं है। तो अभी तक तो बी ऑप्शन दिख रहा है। अब आते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन भी देख लो रिडॉक्स रिएक्शन है भैया, डी ऑप्शन भी देख लो रिडॉक्स रिएक्शन है। NaOH प्लस HCl। Na को फिर गुस्सा आई, उसने बोला हाइड्रोजन को अब मैं लात मारूंगा। हाइड्रोजन पैदा ही लात खाने के लिए हुआ है पूरी केमिस्ट्री में, क्योंकि मैंने तुमको बताया हाइड्रोजन हमारी केमिस्ट्री का सबसे शरीफ, सबसे मासूम, सबसे भोला एलिमेंट है। इससे शरीफ, इससे भोला, इससे मासूम है नहीं। इसके साथ भगवान ने नाइंसाफी करी, बेचारे को, गरीब को एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दे दिया। कुछ है ही नहीं उसके पास, क्या है, छोटा सा एटम है बेचारा, और वो एक इलेक्ट्रॉन भी कोई उससे लपाड़ा मार के लेकर जाता है कि चलो छोड़ो, दे एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे शरीफ इंसान है, वो लात खाने के लिए बना है। तो पिछले ऑप्शन में कैल्शियम ने लात मारी, इस ऑप्शन में सोडियम ने लात मार दी, क्योंकि सोडियम भी ज्यादा ताकतवर है। तो सोडियम ने कहा चलो निकलो यहां से। तो Na ने H को लात मार दी, बन गया क्या, NaCl। H भी भाई साहब फैजल था, बदला लेगा। हालांकि शरीफ बोल रहा हूं एक पल को, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट अगर करने का मौका मिलेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। तो H ने OH को के साथ लग गया Na की जगह पर, तो ये H2O बन गया। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी रिडॉक्स नहीं होगी। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज बी। तो बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन दिया, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया? ये था पहला क्वेश्चन। अभी और चर्चा करते हैं आगे, इसके आगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। Okay, now let's move ahead. Second, identify the reaction in which H2O2 is acting as a reducing agent. ओहो, तो मैं H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, इनमें से क्या है। मैंने अभी तक ऑप्शन नहीं पढ़े, लेकिन मुझे एक चीज पता है, H2O2 का रिड्यूसिंग एजेंट वो तब होगा जब वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब वो एक रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं ना वो, तो वो उसको बोल रहे हैं कि भैया तुम एक रिड्यूसिंग एजेंट हो। अब एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। तो मतलब तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें यह पता करना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इनमें से किस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। इनमें से जितनी भी रिएक्शन तुम्हें दी गई हैं, उनमें से किस रिएक्शन में H2O2 खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बस ये पता करना है। जिसमें भी ऑक्सीडाइज कर रहा होगा उसमें वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। पता कर लेते हैं। H2SO3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, अभी इसके बारे में नहीं जानते। ये H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और H2O बना रहा है। अब तुम देखो, H2O2 के जीवन में पहले 2 ऑक्सीजन हुआ करते थे,
H2O2 के जीवन में पहले पहले मतलब रिएक्टेंट तरफ 2 ऑक्सीजन हुआ करते थे, बाद में 1 ऑक्सीजन आ गया। तो क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त H2O2 ने अपने अंदर से 1 ऑक्सीजन निकालकर H2O में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन निकाला है मतलब खुद को रिड्यूस किया है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड करते तो ऑक्सीडाइज करते, ऑक्सीजन निकाला है तो खुद को रिड्यूस किया है, और अगर खुद को रिड्यूस किया तो किसी और को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो H2O2 ने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाला है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इधर वो क्या कर रहा है, खुद के अंदर से ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इधर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, H2O2 यहां पर भी H2O बना रहा है, तो इधर भी H2O2 अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएगा, क्योंकि वहां पर वो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। हमें वो ढूंढना है जहां वो खुद को ऑक्सीडाइज करे, तब जाकर वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो पता करते हैं। H2O2 यहां देखो O2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहां देखो H2O2 O2 में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब, H2O2 O2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अब वो हाइड्रोजन निकाल रहा है, और हाइड्रोजन निकाल रहा है तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो 100% वो क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट। 100% वो क्या हो गया, वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सो इट विल गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो यहां पर काम करेगा, यहां पर इट विल गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये सही ऑप्शन होगा। और फिर इधर भी देख लो, H2O2 खुद को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, पानी में, वापस पुराने जैसा ऑप्शन। तो यहां पर भी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, विच इज ऑप्शन सी, क्योंकि वहीं पर वो खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है। बाकी सब में ऑक्सीजन निकाल रहा था, लेकिन जहां हाइड्रोजन निकालेगा वहां वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और वहीं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम होगा। यह था सेकेंड क्वेश्चन। संपट पड़ी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई द वन इन विच H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, तुम्हें हाइड्रोजन सल्फाइड बताना है कि वो कब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर से उल्टी बात कर लो, H2S को बोलना है कि कब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये पता कर लो कि H2S खुद को कहां ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये खुद को कहां ऑक्सीडाइज कर रहा है, बस तुम ये पता कर लो। और ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट एक ही है, हाइड्रोजन निकाल देना बस। अगर किसी भी रिएक्शन में तुम हाइड्रोजन जाते हुए देखो, अब H2S बोलो भाई साहब हाइड्रोजन इसको तलाक दे देगा, H2S में हाइड्रोजन अगर तलाक दे देगा तो H2 पार्ट अलग होगा और सल्फर अकेला बच जाएगा। तो बस तुम्हें यह देखना है सल्फर कहां अकेला बच रहा है, वहीं तुम्हारा आंसर होगा। अब इधर देखो तुम, CuSO4 प्लस H2S, अरे ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यार, ये तो बहुत ही लल्लू रिएक्शन है। कॉपर ने H को लात मारी, H बल्कि कॉपर के साथ लग गया, तो H कॉपर की जगह सल्फेट के साथ लग गया, तो H2SO4 बन गया, और कॉपर ने H को लात मार के सल्फर के साथ लग गया, कॉपर सल्फाइड बन गया। ये तो हो ही नहीं सकती रिडॉक्स, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि CdNO3 ऑल ट्वाइस प्लस H2S, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर तुम कह सकते हो H2S अलग हो रहा है, लेकिन अकेला सल्फर नहीं बन रहा, सल्फर के साथ कैडमियम आ गया तो बात बराबर हो गई। ये सिर्फ आयन का रिप्लेसमेंट हुआ है, ये सिर्फ आयन का एक्सचेंज हुआ है। सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, बाद में कैडमियम आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ये मत सोचना सर सल्फर के पास से तो हाइड्रोजन चला गया ना, मैंने ये कहा था कि सल्फर के पास से हाइड्रोजन चला जाए लेकिन सल्फर अपने जीवन में अकेला हो जाए, वो रिएक्शन ढूंढनी है। यहां कहां हुआ सल्फर अपने जीवन में अकेला, यहां तो कैडमियम के साथ है ना, तो यहां नहीं होगा। यह भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यह भी रिडॉक्स नहीं होगी। FeCl3 plus H2S gives FeCl2 plus 2HCl plus S। अब मेरे को रिएक्शन मिल गई, सल्फर जो है वो अपने जीवन में तन्हा हो गया है। तीसरे ऑप्शन में देख लो, तीसरा ऑप्शन 2FeCl3 है प्लस H2S है,
H2S अगर है तो ये कन्वर्ट हो रहा है खुद को HCl में। चलो H को तो पहले सल्फर का सहारा था, बाद में क्लोरीन का मिल गया, लेकिन सल्फर तो अपने जीवन में अकेला हो गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि H2S ने जब सल्फर बनाया तो हाइड्रोजन को निकाल दिया। जब H2S ने सल्फर बनाया S, तो हाइड्रोजन को निकाल दिया, और जब हाइड्रोजन को निकाल दिया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है तो वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाता है। तो मतलब H2S थर्ड ऑप्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ तो नन ऑफ द अबव है, तो वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन जिसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। संपट पड़ी बात, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से आगे। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या कहता है? फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट में एक रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लल्लू रिएक्शन है भाई। जिंक के जीवन में पहले ऑक्सीजन था, जिंक के जीवन में पहले ऑक्सीजन था, पहले बाहर थी, प्रोडक्ट तरफ जाते ही तलाक हो गया। जिंक अलग ऑक्सीजन अलग, क्योंकि जिंक अब जीवन में तन्हा रह गया है तुम लोगों की तरह। जिंक अब जीवन में तन्हा रह गया है, तो भैया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ था, बाद में नहीं है। तो क्या जिंक ने ऑक्साइड ने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाला? क्या जिंक ऑक्साइड ने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाला? बिल्कुल निकाला। ऑक्सीजन निकाला तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन निकाला तो कहेंगे कि तुमने रिडक्शन दिखाया है, यानी कि तुम रिड्यूस हुए हो। तो बिल्कुल जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, जिंक ऑक्साइड हुआ है, जिंक में रिड्यूस हुआ है, लेकिन हुआ जिंक ऑक्साइड है। कार्बन के जीवन में पहले एक ऑक्सीजन था, कार्बन के जीवन में पहले एक ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके जीवन में दो ऑक्सीजन हो गए। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड किया है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड किया है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यह हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अभी मैंने ऑप्शन नहीं देखे, मेरे को जानने की जरूरत ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि पहले रिएक्शन को देखकर मैं तो बता दूं कि क्या क्या चीजें सही हैं, फिर ऑप्शन देखकर मैं बता दूंगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो उन्होंने पूछा है। चर्चा करते हैं, लेकिन आगे चलते हैं। अब एक और चीज, जब इतना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खर्चा कर ही चुके मालिक, तो एक चिप्स का पैकेट और बनता ही है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पता कर लेते हैं। तो भैया जो सब्सटेंस खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो सब्सटेंस खुद को रिड्यूस कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो इट विल बिकम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोले तो जिंक ऑक्साइड। तो हमें पता चल गया जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, पहले ही ऑप्शन सही है मेरे को तो लगता है। भैया जिंक ऑक्साइड अपने आप को रिड्यूस करा, बिल्कुल सही, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। मतलब मेरे को तो आंसर वैसे मिल गया, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड मैं सारे ऑप्शंस पढ़ लेता हूं। CO2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ये तो प्रोडक्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट तो देखना ही मत। कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी नहीं है। जिंक ऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, नहीं, जिंक ऑक्साइड, मतलब ये ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट है। लल्लू क्वेश्चन, देखो कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, पहले ही ऑप्शन मिल गया था हमको। तो ये कब होता है? जब आप क्वेश्चन को देखकर, ऑप्शन मत पढ़ो यार, ऑप्शन पढ़ो ही मत, मैं तो कहता हूं ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं तुमको। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें एक्चुअली आंसर मिल चुका होता है और वही आंसर सही होता है, ऑप्शंस कंफ्यूज करते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन और ऑप्शन साथ में ना पढ़े, पहले क्वेश्चन पढ़े, फिगर आउट करे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें आगे आंसर की,
एंड देन जब सारी पॉसिबिलिटीज आपने निकाली, सारे केसेस आपने बना लिए, जैसे मैंने बनाए ये केसेस कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, इस तरीके के केसेस पहले बना लो, फिर ऑप्शन पढ़ो, बड़ा सरल सवाल हो जाएगा तुम्हारा, बड़ा आसानी से सवाल हो जाएगा। तो ये इस तरीके के सवाल तुम्हें देखने हैं। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है सारे, और हुआ ना हुआ कहीं ऐसा ना हो कि टर्म 1 पेपर में डायरेक्ट इन्हीं में से कोई सवाल टीप कर सीधा सीधा आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। पूछा गया है इनमें, इस रिएक्शन में से कौन सा सब्सटेंस खुद को रिड्यूस कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस खुद को रिड्यूस कर रहा है। ओके, रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, मैं दोबारा लिख देता हूं। पीबीएस, जिसको हम लेड सल्फाइड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से H2O2 से, सॉरी, H2O2 से रिएक्ट कर रहा है, विच इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। अभी एक ऑप्शन में रिएक्शन थी भी हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली रिएक्शन में, तो दिस इज H2O2 गिव्स PbSO4, लेड सल्फेट बना रहा है तो इट विल गिव यू PbSO4, और H2O2 H2O दे रहा है, यानी कि खुद को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि एक ऑक्सीजन कम कर रहा है। और मुझको लगता है मेरा आंसर भी मिल गया है, H2O2। पूछो क्यों? अरे H2O2 खुद को H2O में कन्वर्ट कर रहा है भाई, ऑक्सीजन कम कर रहा है। पहले जीवन में 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन जब पानी बनाया तो पानी में तो एक ही ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को निकाल दिया तो खुद को रिड्यूस कर दिया, मतलब H2O2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी H2O नहीं है, वो तो प्रोडक्ट तरफ है। PbSO4 भी नहीं है, वो भी प्रोडक्ट तरफ है। PbS बच गया, वो हो नहीं सकता क्योंकि PbS खुद को 100% क्या करेगा फिर, ऑक्सीडाइज, क्योंकि एक हिस्सा मिल गया हमको, रिड्यूस कर रहा है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डेफिनेटली H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा जो खुद को रिड्यूस करेगा। लल्लू क्वेश्चन। अब देखो, बेसिक्स क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन सारे लल्लू हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि हमने थ्योरी में टाइम जाया किया है, हमने थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ी है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब थ्योरी, किसी चीज पे कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तुम्हें थ्योरी को लेकर कि यार इसकी थ्योरी तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, सवाल बिल्कुल लल्लू हो जाते हैं, जैसा अपन देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन हुए पहले केस स्टडी पर। अब दूसरी केस स्टडी उठाते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। Okay, now we have second case study based question. A compound X of sodium forms a white powder. अच्छा, कोई कंपाउंड है X, सोडियम का कंपाउंड है और व्हाइट पाउडर बनाता है। अब पहले तो पता है क्या कर लो, सोडियम के जितने भी कंपाउंड तुम्हारे दिमाग में है, मैं कहता हूं तुम्हारे सिलेबस में जितने, वो पता कर लो। अब एक तो होता है NaOH, लेकिन ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में नहीं रहता, ये बेस है, बेसिकली क्रिस्टल्स रहते हैं इसके, बेसिक क्रिस्टल्स, तो ये तो नहीं हो सकता। तुम्हारे कोर्स में, तुम्हारे सिलेबस में एक और है बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये व्हाइट कलर का होता है। तो पूरे चांसेस हैं इस X के यही होने के, और ये मैं ऐसे दिमाग लगाकर चल रहा हूं, मतलब एक अजम्पशन करके चल रहा हूं, अभी मैं श्योर नहीं हूं कि यही है, उसके लिए मुझे और डेटा चाहिए। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, 100% यही है, 100% यही। अब तो क्लियर हो गया भाई, क्योंकि बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है, पता है कि नहीं पता है भैया? बेकिंग सोडा अकेला नहीं डालना केक में फ्लफी बनाने के लिए। बेकिंग सोडा अकेला डाल दोगे तो केक तो फ्लफी बन जाएगा, सॉफ्ट भी बन जाएगा, CO2 रिलीज होगी क्योंकि तब भी, लेकिन जो सॉल्ट वो बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट, वो एक बेसिक नमक होगा जो कड़वापन देता है, तो तुम्हारा केक कड़वा हो जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हें कोई एडिबल एसिड इसके साथ डालना पड़ेगा, बेकिंग सोडा के साथ। तो तुम क्या करोगे, बेकिंग सोडा अकेला नहीं लेकर जाओगे, बेकिंग सोडा के साथ कोई एडिबल समझ रहे हो, खाने वाला एसिड भाई, जिसको तुम खा सको, उस एडिबल एसिड को तुम लेकर जाओगे, एडिबल एसिड को। और दोनों मिलेंगे, जनरली ये टार्टरिक एसिड होता है जो हम मिलाते हैं, बाकी ऑयल, फैट, घी कुछ भी ले सकते हो, बट तुम्हारी बुक्स में टार्टरिक एसिड भी दिया है, तो टार्टरिक एसिड ये पर लिख लेते हैं, एंड टुगेदर दे विल नाउ गोइंग टू फॉर्म बेकिंग पाउडर। तो ये क्लियर हो गया, एक्स तो मुझे मिल गया, बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड विल गिव यू बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट दिया बेकिंग पाउडर का।
और क्लियर कर दिया, एंड इज यूज्ड इन सम एंटासिड, बिल्कुल एंटासिड है क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि ये NaOH, इसका पेरेंट बेस क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो इसका पेरेंट एसिड है वो क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, सॉल्ट तो बनेगा लेकिन उस सॉल्ट के अंदर बेसिक कैरेक्टर होगा, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया। और इसलिए पेट में जो एसिडिटी होती है, जब तुम बिल्कुल चटपटा खाना खाते हो, बिल्कुल क्योंकि खाने में तुमको स्वाद लग गया तो फिर तुम कहां रुकने वाले हो, पेलते जाओगे, खाते जाओगे, पेलते जाओगे, खाते, समझ रहे हो। तो भाई साहब क्या होगा, पेट में थोड़ी देर के बाद जो गैस्ट्रिक जूस निकलना है वो एक्सेस अमाउंट में निकलेगा, जिससे पेट में बर्निंग सेंसेशन और जलन महसूस होगी। दिस इज कॉल्ड एज एसिडिटी। फिर तुमको याद आती इनो, जो काम शुरू करे 6 सेकंड में, वो कुछ नहीं है, वो बेकिंग पाउडर ही है, बेकिंग सोडा ही है वो, बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट, पढ़ना उसका कंपोजिशन वही मिलेगा। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलेगा, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एंटासिड होता है, दवाई की दुकान पे मिल जाएगा सीधा। तो ये एंटासिड की तरह इसलिए ट्रीट किए जाएंगे। तो ये कंफर्म हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन हीटेड इट गिव्स अ कंपाउंड Y which is anhydrous and absorbs water to become hydrated salt। अच्छा, इसको हीट कर लिया तो ये एनहाइड्रस हो गया, मतलब इसको हीट कर लिया मैंने, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3 को, अब इनने बोला हीट कर दिया तो ये एनहाइड्रस हो गया। ये क्या हो गया, एनहाइड्रस हो गया। अब एनहाइड्रस बोले तो Na2CO3, Na2CO3, और इसके अंदर से ये कह लो कि H2O निकल गया प्लस CO2 निकल गया, ये एनहाइड्रस सॉल्ट हो गया, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट कहते हो, इसको आप सोडियम कार्बोनेट कहते हो। तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। इसको कुछ बोला है क्या एक्स और वाई, नहीं बोला, ठीक है। तो दिस विल बिकम सोडियम कार्बोनेट। अब क्या बोल रहे हैं कि इट एब्जॉर्ब्स वाटर टू बिकम हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है वॉशिंग सोडा बनना है। Na2CO3 को 10 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करवा दो तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके वॉशिंग सोडा बन गया। तो यहां तक हम आ गए हैं, यहां तक हमें बता दिया गया कि वॉशिंग सोडा बनेगा, बढ़िया बात है। अब आगे सुनते हैं, व्हेन दिस सॉल्ट इज केप्ट इन ओपन एयर इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल इन अ प्रोसेस कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। अच्छा, बाद में वापस बोल दिया पानी, मतलब करना क्या चाह रहे हैं, पहले पानी को ऐड किया, फिर हीट करके उड़ा दिया, और वो फिर मतलब पहले उसको हीट किया, फिर उसको मॉइस्चर दिया, फिर उसके पानी को उड़ा दिया एक्सपोज करके एयर पे, और उस प्रोसेस को नाम दिया गया एफ्लोरेसेंस। तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाए वापस से तो उसको एफ्लोरेसेंस कहेंगे। तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल वापस उड़ जाएंगे तो तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट वापस बन जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। When dissolved in water, it forms a strong base and a weak acid Z। अच्छा, और जब इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड Z। तो Na2CO3 को पानी में डालना है, मैंने बताया था इसका पेरेंट बेस NaOH और इसका पेरेंट एसिड जो कि वीक है H2CO3, तो वो Z होगा H2CO3। अब वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो, तो देखो मेरे को बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, ये तो मेरा X हो गया, ये कंफर्म हो गया। इन्हें वाई पूछा था क्या, कुछ नहीं, वाई ने कुछ पूछा ही नहीं यार, आई डोंट नो कि, अच्छा ये वाई है, वाई विच इज एनहाइड्रस एंड एब्जॉर्ब्स वाटर, तो वाई जो है एनहाइड्रस है, मतलब ये सोडियम कार्बोनेट आपका वाई है, दिस विल बी वाई। और जेड क्या हो गया पता है, H2CO3, क्योंकि उनने एसिड पूछा, वीक एसिड जेड, तो H2CO3 विल बी अ वीक एसिड। अब आगे क्वेश्चन तो तुम समझ गए होगे, एक एक करके पूछा होगा, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई एंड व्हाट इज जेड, ठीक है। तो लपक के बता देते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व तो कर ही दिया है अपन ने, ऑप्शंस को देख लेते हैं। और तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, वेट कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द कंपाउंड एक्स, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, NaHCO3, खत्म। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, क्लिक कर, स्क्रीनशॉट ले लो। What is the compound Y? Y कंपाउंड एनहाइड्रस था, एनहाइड्रस था, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, एनहाइड्रस है भाई साहब, एनहाइड्रस है, तो इट विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, हाँ बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, क्योंकि एनहाइड्रस बोला था। अब देखो यहां पर
उनने एनहाइड्रस पूछा था। ये देखो y विच इज एनहाइड्रस, उसको हीट करा था, x को हीट करा था, तो x था बेकिंग सोडा NaHCO3, उसको हीट करोगे तो NO2CO3 बनेगा, ठीक है। CO2 और H2O निकलेगा, केक को वो भी फ्लफी बना सकता है, बट जो NO2CO3 बचेगा ना वो कड़वा टेस्ट देगा, तो केक पूरा कड़वा हो जाएगा, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एडिबल एसिड डाला जाता है फिर Na2CO3, तो बी ऑप्शन करेक्ट है Na2CO3। एंड द लास्ट वन इज Z क्या होगा, व्हाट इज द नेचर, अच्छा नहीं तीसरा क्वेश्चन कुछ और है, ऐसा जल्दबाजी मत करना। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग Y इन वाटर, Y क्या था Na2CO3, तो Na2CO3 को पानी में डिसॉल्व कर दो, बोले तो एक्वस मीडियम में ले जाओ, तो एक्वस मीडियम में जाते ही वो क्या करेगा, NaOH अपने पेरेंट बेस में कन्वर्ट होगा और H2CO3 पेरेंट एसिड में कन्वर्ट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग Y इन वाटर, ये क्या है भाई साहब, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है भाई साहब, ये एक वीक एसिड है। तो अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस हो और एक वीक एसिड हो, तो उसमें सॉल्यूशन जो होगा इट विल बी 100%, इट विल बी 100% बेसिक इन नेचर, तो इट विल बी 100% बेसिक इन नेचर, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन। बेसिक मतलब अल्कलाइन मतलब जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो सके, तो पानी में ही तो बन रहा है, तो इसलिए उसको अल्कलाइन नेचर का बोलेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एसिडिक हो नहीं सकता, न्यूट्रल हो नहीं सकता, इट रिमेन्स इनसॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल होगा तभी तो बनेगा। तो NaOH प्लस H2CO3, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस Sb, H2CO3 इज अ वीक एसिड Wa, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इट विल गोइंग टू गिव यू अ बेसिक सॉल्ट, तो ये बेसिक हो गया, और बेसिक मींस अल्कलाइन बिकॉज इट्स अ वाटर सॉल्युबल थिंग। याद रखना वाटर सॉल्युबल जो बेसिस होते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं, तो याद रखना, इसको भी ऊपर स्टार बनाकर लिख लो जो मैं लिख रहा हूं, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर एल्कलाइन, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर एल्कलाइन इन नेचर, और वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, ये भी लिख सकते हो, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। इसलिए कहते हैं सारे अल्कलीज बेस होते हैं, सारे अल्कलीज बेस होते हैं, बट सारे बेस अल्कली होंगे ये जरूरी नहीं है, मतलब सारे बेस पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जो पानी में डिसॉल्व होंगे वो अल्कली होंगे, ये कंफर्म बात है। क्लियर हो गया, तो ये भी आप स्टार बनाकर ऊपर लिख सकते हो, जल्दी से लिखें, इसको स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, तो यहां क्लियर हो गया वाई के बारे में। अब उन्होंने जेड के बारे में पूछा होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द कंपाउंड जेड, जेड वीक एसिड था, उन्होंने कहा था वीक एसिड, तो वीक एसिड एक ही चीज है, दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, जो कि कार्बोनिक एसिड होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, H2CO3, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, तो ये आपका कार्बोनिक एसिड भी होगा। क्लियर हो गया, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इसका भी स्टूडेंट। Okay, and there is another question, sodium carbonate is a basic compound because it is a salt of, वही क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इधर देखेंगे Na2CO3 अभी बताया, Na2CO3 किससे बना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका पेरेंट बेस है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस H2CO3 विच इज अ वीक एसिड, तो एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और एक हो गया वीक एसिड, तो ये आपका NaOH जो हो गया ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड है तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाला ऑप्शन ढूंढ लो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ये रहा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन, बाकी सब गलत है ना। इजी, ये इसलिए इजी है क्योंकि जो केस स्टडी था उसको हमने डिटेल में पढ़ा था और वहीं हमने सारे आंसर निकाल लिए थे। करना यही है आपको, मतलब डायरेक्ट आंसर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार अगर टॉपिक वाइज जाओगे या फिर रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे क्वेश्चन पे निर्भर था तो वहां तो क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, लेकिन बाकी जगह पर जहां ये XYZ आइडेंटिफाई करने को आता है, तुम केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त उसी समय XYZ निकाल लो, फिर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना, उसके पहले तुम क्वेश्चन मत पढ़ लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वेश्चन तभी पढ़ना है जब तुम XYZ EWF सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो वहां पर। क्लियर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर एक और केस स्टडी प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस करते हैं।
अब आते हैं तीसरे केस स्टडी प्रॉब्लम पर, जो कि मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर है। अब केस स्टडी प्रॉब्लम पढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज पे ही मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि पहली लाइन मैंने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, तो मैं यही समझ गया कि कुछ रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो मेरा सबसे पहले काम होगा मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख दूं, और इसके कई निमोनिक्स, कई जिंगल तुमको बताए गए जो तुमको याद हो। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, सुनकर पटौदी भाई, हंसकर कल्टी कर गए, हंसकर बोले तो हाइड्रोजन, कल्टी कर गए तो कॉपर, और बोले Hg बीच में एक्सेप्शन है, उसका कुछ बनेगा नहीं, और बोले आ जाओ सिल्वर, तुम्हें दिलाऊं गोल्ड और प्लैटिनम। तो करीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन तो बड़ी सस्ती कार है, पता नहीं क्यों मांगी, बट ऑल्टोजेन और फरारी फिर भी ठीक है। सुनकर पटौदी भाई हंसकर कल्टी कर गए और बोले आ जाओ, एजी बोले तो आ जाओ, तुम्हें दिलाऊं गोल्ड और प्लैटिनम, एयू और पीटी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब ये पहले ही मैंने लिख लिया, एंड दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, लाइक दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सो इट्स अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। जो ऊपर मेटल है वो रिएक्टिव है और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। अब केस स्टडी देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द मेटल्स हैव बीन अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। तो इस तरीके से मेटल्स को हमने अरेंज किया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये क्लियर हो गया है कि ये जो अरेंजमेंट मैंने किया है, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। सो दिस अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब आगे सुनेंगे मेरी बात को। द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं कि कोई पूछे कि अगर मेटल क्यों रिएक्टिविटी सीरीज किस बेसिस पर ये अरेंज किया गया है, तो सिंपल अरेंजमेंट है कि जिस किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता ज्यादा है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि मेटल क्यों बोला जाता है, मेटल क्यों बनता है? सिंपल, कोई भी एलिमेंट अगर मुझको यह बोल दे कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूं, मैं बोल दूंगा तुम आज से मेटल। स्व इच्छा से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए उसको, खुद की इच्छा से। अब वो खुद की इच्छा से क्यों करेगा? क्योंकि वो स्टेबिलिटी उसी में ढूंढेगा। वो बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करके ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो सकता हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो भैया जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसे हम मेटल घोषित कर देंगे, उसको हम मेटल घोषित कर देंगे। तो इट विल बी कॉल्ड एज अ मेटल, तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसे हम मेटल घोषित कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो उतना अच्छा मेटल है। उनको रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लिखा गया है, लाइक दोज मेटल्स आर प्लेस्ड अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट। और जो बोले यार हम इलेक्ट्रॉन लूज तो कर देंगे लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, मतलब बहुत आसानी से नहीं करेंगे, थोड़ी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर वो उतने अच्छे मेटल नहीं होंगे और वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लिखे जाएंगे। सो दोज मेटल्स विल बी प्लेस्ड बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल्स कुछ होंगे ऊपर जो रिएक्टिव होंगे और जो होंगे नीचे वो लेस रिएक्टिव होंगे। पता होना चाहिए क्यों ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्यों ऊपर रखे गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकते हैं। नीचे रखे गए तो क्यों लो रिएक्टिव होंगे, क्यों लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे, क्योंकि वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाते, अच्छे से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाते, कर सकते हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पाते, उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितना ऊपर वाले कर सकते हैं। क्लियर? डन, ठीक है। सो वही चीज उनने पूरी केस स्टडी में उनने समझाई है। क्या समझाई है? फिर से पढ़ेंगे। द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन। इफ अ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली को थोड़ा सा हाईलाइट करो भाई।
to form positive ions, it will react readily with other substances. It will react readily with other. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए वो अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, तो वो रिएक्टिव मेटल. Therefore, it will be a reactive metal. On the other hand, if a metal loses electrons less rapidly, उसके ऑपोजिट एंड पर अगर कोई मेटल बहुत लेस रिएक्टिवली इलेक्ट्रॉन को लूज करे, मतलब उतने अच्छे से लूज ना करे इलेक्ट्रॉन को, तो टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इट विल रिएक्ट स्लोली विद अदर सब्सटेंसेस, देयरफॉर सच मेटल्स विल बी लेस रिएक्टिव. तो इस दौरान उन मेटल्स को हम लेस रिएक्टिव मेटल्स बोल देंगे, क्योंकि उनने बोल दिया कि भैया वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं कर सकते, मुश्किल जाएगी उनको. मतलब जितनी देखो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में ईदर केस में कोई भी मेटल हो, एनर्जी तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी. तुम सोचो मेटल खुद से आए और बोले कि भाई मैं मेटल हूं और टुचुक करके एक इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ दे, कि टुचुक करके एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा नहीं होता. ये ऐसा नहीं होता. ऐसा तो फिर तुमसे थोड़ी एनर्जी लेंगे, या हो सकता है तुमसे ना मांगो, उनको सराउंडिंग से ही मिल जाए. जैसे अब तुम सोडियम को हवा में रखो, आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसको एनवायरमेंट की एनर्जी से ही वो काम हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेजी से निकलता है. इसलिए देखो सोडियम कहां पर है, सेकंड नंबर पे ऊपर से, बहुत रिएक्टिव है भाई. बस कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं नीचे वाले जिनको जरूरत से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब जरूरत से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो फिर वो उतने अच्छे रिएक्टिव मेटल नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉन तो वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा हमसे खर्च, मतलब मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल. कंसेप्ट समझ में आ गया? मोर रिएक्टिव, और इसी बेसिस पर लेस रिएक्टिविटी, इसी बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज बनी है. इसी बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज बनी है. अब क्वेश्चन जो होंगे आगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड, क्योंकि इसमें XYZ कुछ आइडेंटिफाई करना नहीं है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे. तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी सीरीज पे ही सवाल पूछा गया होगा, डिस्प्लेसमेंट पे पूछा गया होगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर में अरेंज करने के सवाल होंगे. तो इसी तरीके के सवाल यहां पर आएंगे. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो केस स्टडी ये समझाती है. क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार केस स्टडी का, फिर आगे चर्चा करते हैं. ओके, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है? कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, लेड. जिंक देखो, मैग्नीशियम देखो, लेड देखो, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर थे, तुम चाहो तो देख लो. जिंक, मैग्नीशियम और लेड, ये सब ऊपर थे. हाइड्रोजन से नीचे जो था वही उससे लेस रिएक्टिव होगा. कॉपर नीचे था, तो आंसर मिल गया भैया. आंसर विल बी कॉपर. तो आंसर मिल गया. द करेक्ट आंसर विल बी कॉपर. ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है. सिंपल सिंपल. रिएक्टिविटी सीरीज पर ही सारे सवाल हो जाएंगे. जल्दी से स्क्रीनशॉट लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? अब मोर रिएक्टिव मतलब ऊपर का मेटल पूछा है, हाइड्रोजन से जो ऊपर रखा हो. गोल्ड, प्लैटिनम और मर्क्यूरी. मैं बता दूं तीनों ही नीचे रखे गए. यहां देखो, गोल्ड, प्लैटिनम एंड मर्क्यूरी. सिल्वर को भी मैंने कर दिया हाईलाइट, लेकिन सिल्वर नहीं दिया था, तो सिल्वर को मैं हटा देता हूं. गोल्ड, प्लैटिनम और मर्क्यूरी, ये सब हाइड्रोजन के बाद आए, क्योंकि मैं यहां से यहां चला गया था. ठीक है, ये मत सोचना हाइड्रोजन से तो ऊपर है. अरे वो तो जगह नहीं थी नीचे, इसलिए यहां लिखना पड़ा, नहीं तो सब नीचे ही आएंगे. और सिर्फ एक ही मेटल है उसमें जो नहीं है, और वो है आयरन. आयरन देखो कहां है, आयरन Fe, ये रहा Fe, हाइड्रोजन से ऊपर है. तो एकमात्र मेटल है दिए हुए मेटलों में से, जो मेटल हमें ऑप्शन में दिए हैं, जिसमें वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, एंड द करेक्ट आंसर इज आयरन. तो आयरन इज मोर रिएक्टिव. तो आयरन जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन? सिंपल शब्दों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो ऑक्सीजन से सबसे अच्छे से रिएक्ट करेगा, क्योंकि याद रखो ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है. ऑक्सीजन चाहता है कि उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उसको वो एलिमेंट अच्छे लगते हैं, जो उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें, बोले तो उसको मेटल अच्छे लगते हैं. तो भैया ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो उसको इलेक्ट्रॉन जो उसको दे सके, यानी कि मेटल, वो पसंद है. तो मेटल्स
उसको पसंद है तो मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन। अब किससे अच्छा बनाएगा? जो रेडिली इलेक्ट्रॉन दे दे। रेडिली कौन इलेक्ट्रॉन देगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लिखा जाएगा। इन सब में जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम और कॉपर में सोडियम है जो सबसे ऊपर है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सोडियम सबसे सेकंड नंबर पे। भाई पोटेशियम ही हो सकता था सोडियम से ज्यादा, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे, पोटेशियम कहीं ऑप्शन में था नहीं, सोडियम ऑप्शन में, तो ये सही आंसर होगा। क्लियर? सिंपल हो रहा है यार, लल्लू क्वेश्चंस हो रहे हैं तो सब ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन मेटल्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो बताई गई है उसका करेक्ट ऑर्डर है? तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता है, सोडियम हमारा सबसे ऊपर होता है, अब पोटेशियम भी होता है, बट पोटेशियम कहीं दिया नहीं है तो सोडियम वाला ऑप्शन है, तो पहले ही मैं बी और डी को तो हटा ही देता हूं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम दिया, जबकि सोडियम विल बी द करेक्ट आंसर। अब सोडियम के बाद मैग्नीशियम, करीना ने कार, कैल्शियम तो है ही नहीं, मांगी मैग्नीशियम, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, ए और सी दोनों में। करीना ने कार मांगी ऑल्टो एल्यूमिनियम, अब यहां कॉपर आ गया, आंसर मिल गया, ये सही ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पटौदी भाई हंसकर कल्टी कर गए। कल्टी मतलब कॉपर, तो कॉपर बहुत बाद में आया, तो यहां तो ऑल्टो पहले थे, कॉपर सॉरी ऑल्टो बाद में था, कॉपर पहले था, ये तो हो ही नहीं सकता था, तो सी ऑप्शन और चला गया, बी और डी पहले ही गायब हो चुके थे, अब ए ऑप्शन बचा था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देख रहे हो रिएक्टिविटी सीरीज में किस तरीके से क्वेश्चंस, इसी तरीके से बस आंसर करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है भाई, ये मतलब फोड़कर आनी है तुम लोगों को टर्म 1 एग्जाम में। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस केस स्टडी का। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ये कहा गया है कि जब कोई भी मेटल एसिड के साथ, वैसे जनरली कोई भी एसिड होता तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन अगर एसिड हुआ नाइट्रिक एसिड तो फिर हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ नहीं निकलेगी, वाटर निकलेगा। क्यों निकलेगा उसका भी रीजन बता देता हूं। नाइट्रिक एसिड एसिड तो है, लेकिन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, बहुत अच्छा, इनफैक्ट मतलब काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कहना चाहिए, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है जब भी कोई मेटल अगर मेरे से रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, तो वो मेरे हाइड्रोजन को लात मार देगा, तो मैं बन जाऊंगा मेटल का नाइट्रेट, जिसको हम मेटल नाइट्रेट कह देंगे, और उसके साथ रिलीज होगा हाइड्रोजन। लेकिन HNO3 बोलेगा हाइड्रोजन रुक भाई, चूंकि मैं एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तो एक काम कर, ऑक्सीजन लेते हुए जा, ऐसी रिटर्न गिफ्ट, तेरे को लात तो पड़ गई हाइड्रोजन, तो तू हाइड्रोजन गैस बन के मत निकल, क्योंकि तू मुझसे निकल रहा है, मेरा नाम मार्केट में खराब होगा। अरे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं HNO3, तो एक काम कर, तू ऑक्सीजन मेरे से लेकर जा, और जब ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो हाइड्रोजन की जगह H2O वाटर फॉर्म होगा। ज्यादातर मेटल H2 रिलीज, बल्कि HNO3 की जगह अगर कोई और एसिड होता, HCl होता या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता, तो H2 ही निकलता, हाइड्रोजन गैस, लेकिन सिर्फ HNO3 है, इसलिए वाटर निकल रहा है, तो वाटर निकलेगा। So it oxidizes the H2 produced to water and itself reduced to any of the nitrogen oxides. और वो कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO, NO2 बना लेगा, मेटल नाइट्रेट्स फॉर्म कर लेगा, बट डैश एंड डैश रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन अगर इस HNO3 को डाइल्यूट कर दो, बहुत डाइल्यूट कर दो, तो कोई से दो मेटल ऐसे हैं जिनमें से जिनके डिस्प्लेसमेंट करने पर, नाइट्रिक एसिड को डिस्प्लेस करने पर वाटर नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन ही निकलेगा। एक्सेप्शन है, ये टोटली एक्सेप्शन है, और इसका सही आंसर है मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। Mg बोले तो मैग्नीशियम, Mn बोले तो मैग्नीज। जब ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर नहीं निकालते, जो बाकी सब मेटल्स निकाल सकते, यानी कि Pb और Cu मेटल्स है तो वो H2O निकालते, Na और पोटेशियम अगर HNO3 को डिस्प्लेस करते तो निकलने वाला H2O लेकर जाता, वो भी वाटर निकालता। एल्यूमिनियम और जिंक अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करते तो HNO3 को डिस्प्लेस करते, H को डिस्प्लेस करते, तो H का वाटर बनता। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज में ऐसा नहीं हो पाता।
ये एक्सेप्शन है, 100% एक्सेप्शन है, बट इसमें भी याद रखना HNO3 डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट। अगर उसमें भी कंसंट्रेटेड रहा तो फिर H2O उसमें भी निकलेगा, किसमें, मैग्नीज और मैग्नीशियम में भी। तो इसलिए लिखा है वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी, तो इट शुड बी वेरी डाइल्यूट। क्लियर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, एंड दिस टोटली एन एक्सेप्शन स्टोरी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये पांचवा और केस स्टडी का आखिरी जो सवाल था वो बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है, और इसी तरीके के केस स्टडी प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं भी ये नहीं सोचना कि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, कहीं किसी ने हमें पढ़ाया नहीं है, कहीं किसी ने हमें बताया नहीं है। अरे सिंपल केस स्टडी तुम पढ़ोगे ना, तुमको अपने आप ही इसके सवाल आने लगेंगे। और बाकी तो फिर अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स है ही, मैं तो तुम्हारा केमिस्ट्री एजुकेटर अभिषेक अग्रवाल हूं ही भाई। तो इसकी और प्रैक्टिस हम करेंगे। अभी ये नहीं कि एक मात्र सेशन ले ले जिसमें 3 केस स्टडी प्रॉब्लम बोल दिए, खत्म बात। टर्म 1 तक पीछा नहीं छोड़ने वाले तुम्हारा। टर्म 1 तक तुमको केस स्टडी प्रॉब्लम, असर्शन, रीजन की इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि पेपर में क्वेश्चन बस आएगा, तुम्हें आंसर आने लगेंगे, फटाफट आंसर कर। 90 मिनट का पेपर तुम 70 मिनट में करके आ जाओगे, वो भी सही, गलत नहीं, सही पेपर। तो इसी तरीके से हम पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। जस्ट अ रिमाइंडर, अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर फ्लैट 10% ऑफ मिल रहा है, सिर्फ एक कोड लगाने पर, दैट इज अभी S10। तो अभी S10 जो कि मेरा कोड है, अभी फॉर अभिषेक, एस फॉर सर, और लीजेंड का जर्सी नंबर होता है 10। अभी S10 कोड लगाकर प्लस और आइकॉनिक, जहां एक डेडिकेटेड बैच मिलेगा, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर स्केड्यूलिंग में क्लासेस होंगी, और एक पूरा सिलेबस कवरेज आपका कराया जाएगा। पूरा एनसीईआरटी का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पूरा सिलेबस आपको कवर यहां पर होगा। उसमें अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा, अभी S10 का कोड लगाने पर। इसी के साथ अनअकैडमी ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, अनअकैडमी ऐप को ना डाउनलोड करके। क्योंकि अनअकैडमी ऐप पर आपको प्लस कोर्स के साथ साथ स्पेशल क्लास भी मिलती है, जो एडुकेटर्स, जैसे मेरी भी स्पेशल क्लास होती है जो बिल्कुल फ्री होती है, उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। लाइक तुम्हें एक बार प्लस का अगर डेमो चाहिए, तुम्हें जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका एक बार प्लेटफॉर्म देखना है, डेमो देखना है कि कैसे वहां पढ़ाई होती है, हम अपना डाउट कैसे पूछ सकते हैं, एडुकेटर कैसे हमें समझा सकते हैं, कौन कौन से टूल्स है, तो उसका डेमो के लिए तुम स्पेशल क्लास आओ, बिल्कुल फ्री होती है। बस इसको अनलॉक करना होता है। लाइक एक कोड है, क्योंकि इसमें ताला डाला रहता है तो इसको अनलॉक करना पड़ता है, और भैया हर ताले की एक ही चाबी है, अभी S10। तो अनलॉक तुम्हें कैसे करना है, अभी S10 का कोड लगाकर। हर ताले की सिर्फ एक ही चाबी है, विच इज अभी S10। तो ABHIS10 कोड लगाना है और क्लासेस अनलॉक होंगी। मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन तुम्हें आएगा जब अनअकैडमी ऐप को पे मुझे फॉलो करोगे। मेरी प्रोफाइल आईडी अनअकैडमी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिखा है फॉलो अभिषेक अग्रवाल, उसके आगे लिंक दिया हुआ है, वो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है, उसको फॉलो करो ताकि मेरी स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। अनअकैडमी ऐप कहां मिलेगी? आईफोन यूजर को ऐप स्टोर से और एंड्रॉइड यूजर को गूगल प्ले स्टोर से। और अगर और भी कोई फीचर तुम्हें एक्सेस करना है तो सिर्फ एक ही कोड ध्यान रखना, अभी S10। ये कोड लगाकर, ये हर ताले की चाबी है, किसी और एडुकेटर की कोई स्पेशल क्लास हो और तुमको उसको अनलॉक करना है, अभी S10 लगाकर अनलॉक हो जाएगी। जितने भी बेनिफिट्स है, जितने भी लॉक्ड फीचर्स हैं ऐप पर, वो अनलॉक होंगे अभी S10 कोड लगाकर। तो ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये YouTube चैनल जिस पर आप मेरा ये सेशन देख रहे हो, अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया टर्म 1 की प्रिपरेशन फिर कैसे आगे बढ़ाओगे? टर्म 1 में अगर स्कोर करना चाहते हो, आग लगाकर आना चाहते हो, फोड़कर आना चाहते हो टर्म 1 पेपर में, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और जितने भी तुमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, स्कूल के दोस्त के, कोचिंग के दोस्त के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, कहीं के भी दोस्त हो, व्हाट्सएप ग्रुप जितने बनाए, टेलीग्राम चैनल जितने बनाए, सब पर इस वीडियो का और चैनल का लिंक शेयर करो। सबको बोलो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि भैया अब इसकी कम्युनिटी बढ़ाना तुम्हारे हाथ में, और तुम्हारे टर्म 1 एग्जाम में रैंक लाना और अच्छे मार्क्स लाना, यह अब मेरे हाथ में। क्लियर हो गया? और ये दोनों अपना अपना वादा निभाएंगे। तो बिल्कुल देखते हैं वीडियो को कितने लाइक्स आते हैं, कमेंट जरूर करना वीडियो के फीडबैक के बाद, और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आता रहे। वैसे तो टाइमिंग मेरा फिक्स है इस चैनल पे 2 बजे और 4 बजे, लेकिन कभी और टाइमिंग पे आ जाऊं तो तुम्हारे सेशंस मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। सो दिस इज इट फॉर द टुडे सेशन स्टूडेंट। इसी तरीके से अनअकैडमी पर अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, इसी तरीके से अनअकैडमी पर अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, लेट्स क्रैक इट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।